नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पिता का सौदा। बेटा खाना बन गया हो तो ला जरा थोड़ा मुझे भी लाकर दे दे। बड़ी जोरों की भूख लगी है। खाने की सुगंध से नाक तार हुई जा रही है। कमल कुमार जी अरमान भरे लहजे में अपने बेटे से कहते हैं। तभी बेटा गुस्से में कहता है, हाँ बन गया बूढ़े, लेकिन अभी तक किसी ने खाया नहीं है। पहले सबको खाने दे, फिर मिलेगा तुझे। हर वक्त जीभ खाने को मांगे जा बुढ़े। यह सुनकर कमल कुमार जी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाना सबके खाने के बाद ही दिया जाता। बूढ़ा शरीर खाल हड्डियों पर चिपकी हुई, चेहरा झुर्री से भरा हुआ, एक हाथ ज्यादा काम ना करता था। आंखें अंदर को धंस गई थीं। हर वक्त मायूसी चेहरे पर छाई रहती थी। पूरे दिन अकेले अपने खाट पर बैठे हुए इधर से उधर आने जाने वालों को देखते रहते थे। घर में 4 बेटे और 4 बहुएं थे। पोते पोती सब थे, लेकिन कोई पास बैठकर 2 बातें करने के लिए तैयार नहीं था। जब भी किसी से बात करने की कोशिश करते, तभी सब धुतकार देते और कहते कि बूढ़े से क्या बात करें। सब कमल कुमार जी से दूर दूर भागते थे, जैसे कि वो कोई अछूत हो। बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है। अपने ही बच्चे बुढ़ापे में दूर भागने लगते हैं। एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब कमल कुमार जी घर के मुखिया हुआ करते थे। घर में आ जाते तो ऐसा लगता था जैसे कोई शेर आ गया हो, और शेर को देखते ही बकरियां तीतर भीतर हो जाया करती थीं। उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। उनके बेटे उनके सामने आने से डरते थे, और बहू की तो बात ही नहीं, और उसके मुंह से 2 अल्फाज भी नहीं निकल पाते थे। उनका फैसला अटल होता था, जैसे पत्थर पर कोई लकीर खींच दी हो। किसी को भी उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके 4 बेटे थे, राकेश, दिनेश, गोपाल और संजय। उनकी कोई बेटी नहीं थी। 4 बच्चों की उन्होंने शादी कर दी थी। घर में बहुएं आई, पोता पोती हुई। उनका अब एक बड़ा कुनबा हो चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उन्होंने सब काम धंधा अपने बच्चों के हाथ में सौंप दिया। लेकिन जमीन और घर अभी भी उन्हीं के नाम पर था। फिर उनकी पत्नी ने भी उनके साथ छोड़ दिया और वो अकेले रह गई। वक्त गुजर रहा था, और वक्त के गुजरने के साथ साथ ही वो कमजोर होते जा रहे थे, और उनके बच्चे उन पर हावी होते जा रहे थे। जब तक पत्नी थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे बच्चों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब उनका कमरा भी उनका ना रहा था। उनका पलंग भी अब बरामदे में डाल दिया गया था। ना खाना भी अब सबके खाने के बाद ही उन्हें दिया जाता था, और वह किसी को कुछ नहीं कहते थे। बस बैठे हुए सब कुछ देखते रहते थे। कमजोर ही तो हो गए थे, लेकिन फितरत तो वही थी। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब नाखून बड़े हो जाते तो बेटों से कहते हैं कि मेरे नाखून काट दो बेटा। दूसरे को कह देता, दूसरा बेटा तीसरे को, और तीसरा चौथे को कह देता। कहते कहते बहुत मुश्किल से नाखून काटे जाते थे। अपनी बेबसी पर उन्हें बहुत रोना आता था, और बने वो दिन बहुत याद आते थे जब सब उनके आगे पीछे घूमते थे। यह घर के मुखिया हुआ करते थे। बुढ़ापे में उन्हें यह दिन देखने पड़ेंगे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने बेटे से कहा, तो बेटे ने खाना देने से मना कर दिया कि सबका खाना खाने के बाद मिलेगा। बुढ़ापे में ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, थोड़ा सा ही खाना खाया जाता है, और फिर भूख भी जल्दी ही लग जाती है। पेट की अटरियां भूख की वजह से कुल बुला रही थीं। खाना बनने की खुशबू घर में चारों ओर फैल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें और भी तेज भूख लग रही थी, जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही थी। खाना लगकर फिर सबने खाना खाया। जब सब खाकर उठ गए, तब एक थाली में कमल कुमार जी के लिए खाना आया। वो खाना कमल कुमार जी ने ऐसे खाया जैसे उन्होंने बरसों बाद खाना खाया हो। अपनी जिंदगी से वो अब तंग आ चुके थे। अपने भगवान से वो दुआ मांगते थे। बच्चों का ऐसा व्यवहार उन्हें हृदय में तीर की तरह चुभता था। उनका हृदय छलनी छलनी हो गया था। एक दिन उनके घर एक आदमी आता है। वह आदमी उनके बड़े बेटे राकेश से कहता है, मेरा नाम सुजीत है। मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक बहुत अच्छी भैंस है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, और आप उसे बेचना चाहते हैं। मैं उसे खरीदने के लिए आया हूँ। मेरा दूध का कारोबार है, मैं उसकी मुँह मांगी कीमत दूंगा। राकेश कहता है,
हाँ, हमारे पास एक बहुत बढ़िया भैंस है, लेकिन हम उसे भैंस को बेचना नहीं चाहते। आपने गलत सुना है कि हम अपनी भैंस बेचना चाहते हैं। मैं उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, सुजीत कहने लगता है। राकेश कहता है, आप समझ नहीं रहे हो कि मैंने क्या कहा है। हमें अपनी भैंस नहीं बेचनी है। तभी उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ती है। वो कहता है, भैंस तो हमें बेचनी ना है, लेकिन यह बुढ़ा भी किसी काम का नहीं है, इसे खरीदोगे? सुजीत हैरान हो जाता है और राकेश के पिताजी को बड़े गौर से देखता है। एक मायूस, उदास और झुर्री से भरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती है। वो 2 पल के लिए सोचता है और कहता है, कितने में बेचोगी? राकेश हैरान हो जाता है। उसने तो ऐसे ही कह दिया था। वो तो उसके पिताजी को खरीदने के लिए तैयार हो गया था। राकेश समझता है कि सुजीत मजाक कर रहा है। वो सुजीत से कहता है कि 20,000 में दूंगा। लो, सुजीत अपनी जेब से 20,000 निकालकर रमेश के हाथ में रख देता है और कहता है कि मैंने खरीद लिया, आज से यह मेरे हुए। राकेश हैरान रह जाता है। उसके हाथ में 20,000 थे। वो कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर राकेश भाग भाग कर अंदर जाता है और अपने तीनों भाइयों से मशवरा करता है। तीनों भाई भी पैसा देखकर लालच में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी क्या हो रहा है इस बुढ़े का, बेच देते हैं। एक रकम तो हाथ लगेगी, उस बुढ़े से पीछा भी छूट जाएगा। राकेश, उसके तीनों भाई बाहर आते हैं और कहते हैं, ठीक है, हमें सौदा मंजूर है, तुम बुढ़ा ले जा सकते हो। कमल कुमार जी यह सारी बातें बैठकर सुन रहे थे। दिल पर छुरियां चल रही थीं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे उन्हें भी बेच सकते हैं। वो सोचते थे कि मेरे बेटे बेवकूफ़ हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि मुझे पैसों के लालच में बेच सकते हैं। उन्होंने अपने बेटों को कुछ कहना सुनना मुनासिब ना समझा और सुजीत की ओर देखते रहे। और पता नहीं उन्हें क्या होता है कि वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अंदर जाते हैं और अपनी एक पोटली लेकर आते हैं और सुजीत के साथ साथ चल देते हैं। वो सोचते हैं कि अपने बच्चों के साथ इतनी जिल्लत से रहने तो बेहतर है कि इसके साथ ही चला जाऊं। क्या पता वहाँ जाकर ही मुझे मौत आ जाए। और यह क्या देखना बाकी रह गया था। उनके बच्चों ने उन्हें बेच दिया, इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती है। सुजीत उन्हें लेकर चलने देता है और अपने गांव, अपने घर लेकर जाता है। सुजीत उनको एक कमरे में लेकर जाता है और कहता है, बाबा, यह आज से आपका कमरा है। सुजीत अपनी बीवी और बच्चों को बुलाता है और कहता है कि देखो, यह मेरे बाबा हैं और यह आज से हमारे साथ ही रहेंगे। और खबरदार अगर किसी ने इनको परेशान करने की कोशिश की। सुजीत अपनी बीवी सरला से कहता है, सरला, यह बाबा आज से हमारे साथ ही रहेंगे और देखना इन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। सरला संस्कारी महिला थी। कहने लगी, जी ठीक है, जैसे आपने कहा ऐसा ही होगा। सुजीत कमल जी के लिए खाना लेकर आता है और बाबा को खाना खिलाकर सुला देता है। अगली सुबह जब कमल जी जागते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे उनमें नई जान आ गई हो। सुजीत बाबा के लिए नाश्ता लाता है। नाश्ता करने के बाद सुजीत बाबा के बाल काटता है, फिर अपने हाथों से नहलाता है। बाबा नहाते हुए सुजीत को बहुत हैरानी से देखते हैं। बाबा अपने अतीत में जाते हैं, जहाँ बाबा अपने बेटों को हाथ ना पहुँचने की वजह से अपनी कमर पर साबुन लगाने के लिए बोलते थे, तो उनके बेटे उन्हें झड़क देते और कहते, इस बुड्ढे ने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। कभी कुछ करने को बोलो, कभी कुछ मारे से तो हमसे ना ला जाती अपनी कमी, इस बुड्ढे की मल दो। फिर कमल जी ऐसे ही नहा लेते थे। यह सब याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्यार भरी नज़रों से सुजीत को देखते रहते हैं। सुजीत उन्हें नहलाकर उनकी पोटली से कपड़े निकालता है तो बाबा की पोटली से कुछ कागजात नीचे गिर जाते हैं। सुजीत उन्हें फिर से पोटली में रख देता है और बाबा को कपड़े पहनाता है, उनके नाखून काटता है। बाबा को पूरी तैयार करने के बाद सुजीत बाबा को डेंटिस्ट के पास ले जाता है। जो दांत बाबा के टूट चुके थे वो बनवाता है। फिर बाबा की आंखें टेस्ट करता है, उनका चश्मा बनवाता है। बाबा सुजीत को यह सब करते हुए देखते रहते हैं, बस प्यार और अरमान भरी नज़रों से देखते रहते हैं। सुजीत के गांव में मेला लगा होता है। सुजीत बाबा को शाम के वक्त मेले में लेकर जाता है, उनकी पसंद की बहुत सी चीज़ दिलवाता है और कहता है,
बाबा ये मेला तुम्हारा है, तुम जिस चीज पर हाथ रखोगे वो तुम्हारी है। बाबा सुजीत को हैरान होकर देखे जाते हैं और कहते हैं, जो मुझे चाहिए था वो ले लिया। सुजीत कहता है, बाबा आपने कुछ भी तो नहीं लिया, बस एक घड़ी ली है। बाबा को घड़ी का बहुत शौक था, जिसके लिए उन्होंने अपने चारों बेटों को भी बोला था, लेकिन किसी भी बेटी ने उन्हें घड़ी लाकर नहीं दी। इसलिए आज उन्होंने मेले में से घड़ी ले ली और अपने हाथ में पहन ली। सुजीत और बाबा कुछ देर मेले में घूमने के बाद फिर चैट करते हैं। बाबा का मन हिंडोलों में बैठने का था, लेकिन शर्म के कारण बोल नहीं पाए। लेकिन सुजीत उनके मन की बात जान चुका था। जिस तरह से वो हिंडोलों को देखे जा रहे थे, सुजीत ने बाबा को हिंडोलों में झुलाया। बाबा बहुत हंसे और हंसते हंसते रोने लगे। हिंडोले में झूलने के बाद बाबा और सुजीत घर आ जाते हैं। सुजीत की पत्नी और सुजीत को खाने के लिए पूछती है, तो बाबा मना कर देते हैं कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुजीत बाबा को उनके कमरे में लिटाकर आ जाता है और उनके लिए खाने की थाली ले जाकर रख देता है और कहता है, बाबा यह रहा आपका खाना, रात में भूख लगे तो खा लेना। बाबा बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम रख दो, भूख लगेगी तो खा लूँगा। सुजीत अपने कमरे में चला जाता है। कमल जी को यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। वो सोचते हैं कि अपने घर में मेरी क्या औकात थी और यहाँ इतनी इज्जत है। मैं हर पल मौत की दुआएं करता रहता था, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा यह तो मैंने सोचा भी ना था। अब मैं और जीना चाहता हूँ, इस परिवार ने मुझे इज्जत दी है, मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा। तभी सुजीत वहाँ आता है और कहता है, बाबा आपने खाना नहीं खाया, बाबा खा लीजिए, कमजोरी आएगी। नहीं तो बाबा कहते हैं, बेटा तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो, मुझे भूख ही नहीं है तो मैं खा लेता। सुजीत बाबा के हाथ पकड़कर बाबा के बिस्तर पर ही बैठ जाता है और बाबा के हाथ पकड़े रहता है और कहता है, बाबा आप हमेशा खुश रहो, बस तो मैं भी खुश रहूँगा। बाबा बेटा तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या हो सकता है, लेकिन बेटा एक बात तुमसे पूछ जवाब दोगे? सुजीत बोला, बाबा जरूर पूछिए। बाबा बेटा जब मेरे बेटों ने मेरी कीमत लगाई, मुझे बेचने की बात बोली, तो तुम मुझे लेने के लिए क्यों तैयार हुए? मुझे अपने साथ लाकर अपने घर में रखना, इतना प्यार क्यों दे रहे हो? आज के समय में इसकी तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती जो तुम कर रहे हो। बेटा मुझे यह सब सपने जैसा लग रहा है। सुजीत, हाँ बाबा यह हकीकत ही है। बाबा तुम नहीं जानते हो मैं जिंदगी में अपने पिताजी को खोकर कितना कुछ खोया है। जब तक मेरे पिताजी मेरे पास थे मुझे उनकी कदर ना हुई। आज जब पास नहीं तो रह रहकर उनका ख्याल आता है। जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो उसमें मैं खुद को पाया और अपने पिताजी को। मेरे पिताजी बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे, लेकिन मैंने अपने पिताजी को कभी इज्जत ना दी। हर पल उन्हें कोसता रहता था, हर पल उन्हें ताना मारता, हर पल उन्हें जलील करता और कभी कभी हाथ भी उठा देता था। सुजीत रोते रोते बोलता जा रहा था। बाबा सब बातें सुनते रहते हैं। फिर सुजीत कहता है, बाबा मेरी ही लापरवाही से मैंने अपने पिताजी को खो दिया। एक रात पिताजी को खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे सोने में परेशानी हो रही थी। मुझे गुस्सा आया तो मैं बाबा को कहीं नींद की गोली एक साथ दे दी ताकि सो जाएं अच्छे से। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मेरे पिताजी ऐसे सोएंगे, कभी उठ ही नहीं पाएंगे। मेरे हाथों मेरे पिताजी की हत्या हो गई बाबा। सुजीत धाड़ मार मार कर रोने लगता है। बाबा सुजीत को अपने सीने से लगा लेते हैं। सुजीत कहता है, बाबा जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो मैंने सोचा मुझे अपना प्रायश्चित करने का सही अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बाबा मेरे पिताजी की मौत के बाद मैं पल पल मरता रहा हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। बाबा आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मेरे पास ही रहना। बाबा सुजीत को चुप कराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम ही तो मेरे बेटे हो। सुजीत बेटा मैं ही जानता हूँ मैं रह तो रहा था अपने बेटों के घर में, लेकिन वैसे नहीं जैसे मेरे बेटे रहते थे मेरे घर में। मैंने कभी कोई कमी ना की थी अपने बच्चों को पालने में, लेकिन मुझे पालने में मेरे बेटों ने सारी कमियां कर डाली।
तुमने वो सब कमी पूरी कर डाली बेटा, मुझे अपने घर ले आए, मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे 2-4 दिन के अंदर वो सारी खुशी दे डाली जो मुझे मेरा कुनबा ना दे पाया। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुजीत चौंक कर कहता है, क्या बाबा? कमल जी अपनी पोटली में से कागजात निकालते हैं और सुजीत के हाथ पर रख देते हैं। सुजीत उन्हें देखकर और हैरान होकर पूछता है, बाबा यह क्या है? बाबा कहते हैं, यह मेरी जमीन और घर के कागजात हैं जिस पर मेरे दस्तखत हैं। मेरे बेटे गधे हैं, बेटा बेवकूफ़ हैं। मेरा काम धंधा अपने हवाले कर लिया लेकिन मेरा घर और जमीन अपने नाम ना कर सके। बुद्धू का सब कुछ हमारा ही तो है, लेकिन जल्दी जल्दी में मेरी कीमत लगाकर मुझे 20,000 के लिए बेच डाला। बेटा अपने बेटों के साथ तो मैं मर मर कर जी रहा था, तूने मुझे मरते मरते नई जिंदगी दे दी, मेरी सेवा करके मुझे सेहतमंद बना दिया, मेरा मरा हाथ फिर से जिंदा कर दिया। कल मुझे शहर लेकर चलना, न्यायालय जाकर मुझे यह सब तेरे नाम करना है। सुजीत हैरान रह जाता है, उसे लेने से इनकार करता है, लेकिन बाबा की जिद के आगे घुटने टेक देता है। सुजीत और बाबा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी सुजीत की पत्नी और बच्चे भी वहां आ जाते हैं और सुजीत की पत्नी भी उन्हें देखकर खुश होती है और बच्चे भी सुजीत और बाबा को लिपट जाते हैं। कुछ दिन के होश के बाद घर जमीन के लालच में सुजीत का गांव घर पता करके जब चारों बेटे सुजीत के घर आते हैं और सुजीत उस वक्त घर में नहीं होता है, तो सुजीत की पत्नी से कहते हैं कि हम अपना बुढ़ा लेने आए हैं जो हमने आपके पति को बेचा था। तभी कमल जी डंडा लेकर अपने कमरे से बाहर आते हैं और ढेर धड़ाधड़ चारों बेटों को ठोक देते हैं और ठोकते ठोकते कहते हैं, बुढ़ा लोगे ले लो बुढ़ा। बाबा के चारों बेटे 9-2-11 हो जाते हैं। जब सुजीत घर आता है, कमल जी उसे सब बातें बताते हैं तो सुजीत हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और अपने बाबा को लिपट जाता है और ऐसे हंसते हंसते बाबा की सेवा करते करते कई साल बीत जाते हैं और एक दिन बाबा सुजीत को अलविदा कहकर इस दुनिया से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद सुजीत बाबा को दिया हुआ वचन निभाता है और कानून कार्रवाई करके कमल जी का घर और जमीन अपने कब्जे में ले लेता है। तो कमल जी के बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। जिन बेटों ने कुछ पैसों के लालच में अपने ही बाप को बेच डाला, उस औलाद को भगवान कैसे सुखी रख सकता है? माता पिता तो वो हस्ती है जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद चुका नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।